आज भी करता रहता हूँ, आगे भी करूँगा। आपने देखा होगा कि बंदेपुर से लेकर ITI तक का जो रोड था, उस पे भी एक प्रतिबंध लगाना चाहिए। एक जैसा सिलेबस होना चाहिए, एक जैसी बुक्स होनी चाहिए, ताकि जो बड़े बच्चे हैं वो अपने छोटे भाई बहन को। राम राम दोस्तों, मैं आपका अपना भाई राजेश राठधनिया इंडिया जागृति मीडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपने पता भाई 2024 के विधानसभा का चुनाव का डंका बज चुका है भाई। सारी विपक्ष पार्टी भाई जोर शोरों से अपनी तैयारी में जुट रही है। और तो इसी के बीच अपने प्रधान जी मिले हैं भाई। प्रधान जी से पूछेंगे कौन सी पार्टी का कितना दबदबा रहेगा विधानसभा के चुनाव में। कांग्रेस आगे रहेगी या बीजेपी आगे रहेगी, किसका दबदबा, कितना दबदबा अब की बार कांग्रेस पार्टी बीजेपी सरकार पर बनाने में कामयाब हो सकती है। चलो भाई, मास्टर जी नमस्कार। मास्टर जी नमस्कार जी। हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हाँ, धन्यवाद। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने समय, इतना कीमती समय इस टाइम निकाल के, और जो आपने एक भाई हल्के के बारे में इतनी ज़्यादा सोच करके और आप हमारे पास आए, तो मेरी तरफ से आपका वेलकम है और साथ में धन्यवाद भी है। और तो मास्टर जी, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन रहेगा, बीजेपी कांग्रेस सरकार है जो बीजेपी सरकार का अब की बार दबाव बना पाएगी? ऐसा है, पिछले भाई 10 साल पहले कांग्रेस सरकार से पूरे लोग छिक चुके थे, दुखी हो गए थे, और सेम हालत अभी बीजेपी सरकार में भी हो गई है। क्योंकि जो लोग चाहते हैं वो तो सरकार करती नहीं है, और जो लोग नहीं चाहते हैं वो उनके ऊपर जबरदस्ती थोप देते हैं। इसलिए सुनवाई कुछ नहीं हो रही है। जैसा कांग्रेस के टाइम पे था, ऐसा ही सेम मुझे बीजेपी के टाइम पे लग रहा है। क्योंकि रोज़ की हड़ताल, रोज़ के धरने प्रदर्शन, किसानों का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, पढ़ाई का मुद्दा, स्वास्थ्य का मुद्दा, जल का मुद्दा, जो कि हमारी एक यमुना नदी है, जिसको हम यमुना और जमुना दोनों नामों से हम पुकारते हैं। नदी है, कहने को तो भाई वो माता है हमारी, क्योंकि वह बहुत ही पवित्र है। उसमें आज तक जो SYL का मुद्दा था, कोई सी भी सरकार उसको सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी लागू नहीं करवा पाई, जिसमें हमारा जो जल स्तर है वो बहुत नीचे चला गया, और पानी का जो उसकी जो गुणवत्ता थी वो बिल्कुल ख़राब हो गई है। तो इस कारण से कुछ ऐसे मुद्दे हैं, ये मुद्दे जो लोग यहाँ के वासी हैं, दूसरा किसी भी गांव में चले जाओ, पहाड़ अंबार लगा हुआ है, पहाड़ों जैसी मतलब समस्याएं खड़ी है, छोटी छोटी समस्या पहाड़ बन गई है लोगों के लिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हमारे यहाँ के विधायक साहब हैं, MP साहब हैं, उनको उन समस्याओं में हमेशा शामिल रहना चाहिए, गांव में जाना चाहिए, गांव की सुध लेनी चाहिए, लेकिन लेते नहीं हैं। इसलिए लोग बहुत परेशान हैं। रही बात चुनाव की, अब चुनाव आ गया, अब चुनाव के टाइम पे सब आएंगे, हाथ जोड़ेंगे, पैर पकड़ेंगे, और सबको सेवा करने का मौका दो, सेवा करने का मौका दो। इसके अलावा कोई भी ऐसा शब्द नहीं होगा, ऐसा कोई मुद्दा नहीं होगा अब जी हम आपके लिए ये सुविधा करेंगे, या एक किसान के लिए, जमींदार के लिए, या आप जो युवा बेरोजगार हैं, या एक ठेकेदारी प्रथा खाई जा रही है हमारे इस देश को, इस हल्के को, इस सोनीपत क्षेत्र को, हरियाणा को, उसका कोई समाधान नहीं है। एक मास्टर जी, एक बात कहना चाहता हूँ, जो बीजेपी सरकार आई तब इनका एक ही नारा था भाई, ठेकेदारी प्रथा को खत्म करेंगे। क्या ठेकेदारी प्रथा खत्म हो चुकी है? नहीं, कहाँ खत्म हुई। आप एक बात बताओ, एक गार्ड ड्यूटी करता 12 घंटे ड्यूटी, 12 घंटे ड्यूटी गर्मी के दिनों में, सर्दी के दिनों में बहुत बड़ी बात है। बारिश के सीजन में आप 12 घंटे कब मतलब है आप खड़ा नहीं रह सकते, और तनख्वाह उसकी 9,000 से 12,000। आप ये बताइए,
जो आदमी, जो लड़का जो 12 घंटे ड्यूटी दे के और 9 से 8 से 12 हज़ार तक की जो सैलरी ले रहा है, उसका गुजारा कैसे चलेगा? एजुकेशन इतनी महंगी, रसोई का खर्चा कितना, मतलब बजट देखो आप कितना महंगा है। चाहे वो उसमें सभी चीज़ आ गई, खाने से, गैस से, सिलेंडर से, जो भी चीज़ है, तेल है। अब कुछ चीज़ों का तो गवर्नमेंट क्या कहती है जी, हम फ्री राशन दे रहे हैं, चलो उनको तो दे रही है फ्री राशन, लेकिन जो मिडिल वर्ग है उसको क्या दे रही है सरकार? अब वो तो उनके ऊपर तो इतना बोझ आ गया है, क्योंकि उनको बच्चे भी पढ़ाने जरूरी हैं। और भाई अपने पड़ोसी को, अपने परिवार को, अपने रिश्तेदार को देख के अच्छे से अच्छे स्कूल में बच्चों का एडमिशन जो करवाना पड़ता है, एजुकेशन देनी पड़ती है। और एजुकेशन इतनी महंगी होगी तो आज हल्के में बहुत ही ज़्यादा समस्याएं हैं। मैं ऐसा मानता हूँ, लोगों की बात सुन सुन के कोई भी काम इन लोगों ने, सरकार चाहे वह किसी की भी रही हो, लोगों के मुताबिक काम नहीं किया। अगर मैं कभी सरकार में आता हूँ या हमारी पार्टी सरकार में आती है, तो मैं सबसे पहले यही बात कहूँगा कि भाई जो लोगों की समस्या है वो अपनी मेरे को लिस्ट दो, हर हर गांव में खड़ा होकर के काम कराऊंगा। क्योंकि हमने, जब हमारे को कुछ जिम्मेवारी मिली थी तो हमने लोगों की समस्याएं सुनी और उनका समाधान किया और उनके लिए काम किया, और आज भी करता रहता हूँ, आगे भी करूँगा। आपने देखा होगा कि बंदेपुर से लेकर ITI तक का जो रोड था, उस पे, हाँ, उसमें क्या था जी, भूमिका तो सब आप लोगों की थी, मेरे साथियों की थी। मेरा तो ये था कि भाई मैं वहाँ पे आप सबके साथ डटा रहा, हटा नहीं, और सूझबूझ से काम लिया, और उसके कारण हम कुछ काम करवाने में, रोड के अलावा भी कुछ काम करवाने में कामयाब हो गए। मास्टर जी, जो अपना शिक्षा का मुद्दा है, क्या शिक्षा सरकारी स्कूलों में शिक्षा अच्छी मिलती है? मास्टर मैडम टाइम पे आते हैं? देखो, ये बहुत बड़ी समस्या है। पूरे हरियाणा के जितने भी स्कूल है, हम जब बचपन में पढ़ते थे उस टाइम इतनी स्ट्रेंथ होती थी, जबकि बच्चों को कम पढ़ाते थे, उस टाइम लड़कियों को कम पढ़ाते थे माँ बाप। लेकिन आज तो सब पढ़ाना चाहते हैं। आप जाके देखो, बहुत सारे स्कूल तो टूट गए, कुछ टूटने की कगार पे हैं। किसी में 10-20 स्टूडेंट्स हैं, किसी में मतलब स्टूडेंट्स है ही नहीं, फर्जी नाम लिखे हुए हैं। तो एजुकेशन का तो हरियाणा के अंदर सारा का सारा प्राइवेट स्कूलों ने ले लिया, और सरकारी स्कूलों पे तो बहुत बुरा संकट आया हुआ है। बहुत से स्कूलों में ताले लग चुके हैं, बहुत से स्कूलों में लगने वाले हैं। क्या सरकार इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही? सरकार इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, और सरकार ने इस पे ध्यान देना चाहिए। सरकार ने जो एजुकेशन, जो प्राइवेट स्कूलों की एजुकेशन है, इस पे भी एक प्रतिबंध लगाना चाहिए। एक जैसा सिलेबस होना चाहिए, एक जैसी बुक्स होनी चाहिए, ताकि जो बड़े बच्चे हैं वो अपने छोटे भाई बहन को वो किताबें दे सकें। अभी हर साल तो सिलेबस चेंज, हर स्कूल का सिलेबस चेंज। तो एक बात बताइए, अगर मान ले किसी बच्चे को, मान ले किसी का फादर कोई जॉब पे है, उसका ट्रांसफ़र हो गया और उसने बच्चे ले जाने पड़े, वहाँ पर किसी स्कूल में एडमिशन कराया, तो सारी किताबें बेकार उसके लिए। तो इस पे जो सबसे पहला फोकस था वो एजुकेशन, शिक्षा के ऊपर था, और शिक्षा को इन लोगों ने सबसे लास्ट में रख दिया। और यही एक कारण है कि जो हमारे हरियाणा की शिक्षा में बहुत सारे बच्चे पिछड़ गए। अभी एक हेल्थ का मुद्दा है, ठीक है, प्रधानमंत्री की एक योजना के तहत आयुष्मान कार्ड 5 लाख तक का दे दिया, लेकिन अगर वो एडमिट होता है, कोई ऑपरेशन होता है, कोई बड़ी बीमारी से ग्रस्त है, तो उसी को ही पैसा मिलता है। बाकी नॉर्मल बीमारी के लिए कोई पैसा या उस कार्ड का इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। अगर हम कभी सरकार में आते हैं, सरकार बनाते हैं, और कभी क्यों, जल्दी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, जल्दी अगर आए तो सबसे पहले पूर्णतः शिक्षा मुफ्त, जो एजुकेशन प्राइवेट स्कूल अपनी मनमर्जी से दे रहे हैं, वो प्राइवेट स्कूलों की शिक्षा और अपने सरकारी स्कूलों की शिक्षा और सारा सिलेबस
एक जैसा होगा, उसमें हम बिल्कुल भी भेदभाव नहीं होने देंगे। प्रधान जी, जैसे अपनी बेरोजगार हैं उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? जैसे कौशल योजना के तहत ले जा रहे हैं। भाई कौशल योजना के तहत ले रहे हैं, लेकिन सैलरी बहुत कम है। अगर हम आते हैं तो कम से कम 30,000 रुपये फिक्स करेंगे, ताकि एक जो कमाने वाला आदमी है तो कम से कम उसकी 30,000 रुपये पर मंथ सैलरी हो, ताकि उसका जो भी भाई मकान का, गाड़ी का, लोन का, जो भी अगर उसका खर्चा है, बाहर बच्चों को एजुकेशन के लिए भेजते हैं या बच्चे को स्पोर्ट्स कराते हैं, तो उसमें उसको बहुत ज़्यादा परेशानी ना आए। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हम कोशिश करेंगे कि पूरे हरियाणा के अंदर ये चीज़ लागू करेंगे और लागू करवाएंगे। अगर दूसरी बार, अगर तीसरी बार कोई भी अगर सरकार बनती है तो हम उस पर प्रेशर बनाएंगे और प्रेशर बना के ये चीज़ जरूर लागू करवाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। प्रधान जी, जैसे लोकसभा में जो बीजेपी पार्टी को झटका लगा था, क्या वो विधानसभा में भी देखने को मिलेगा? हाँ, हरियाणा के अंदर जो मैं माहौल देख रहा हूँ, इस बार भी बहुत सारा वर्ग, चाहे वो कर्मचारी वर्ग है, चाहे नौजवान है, चाहे प्राइवेट जॉब वाले हैं, चाहे किसान हैं, चाहे वकील हैं, जो भी हैं, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, हेल्थ है, इससे संबंधित जितने भी कर्मचारी हैं, पटवारी हैं, सभी सरकार से नाराज़ हैं और इस चीज़ का सारा उजागर हो चुका, पर्दाफाश हो चुका है। बाकी अगर कोई छुपाता है तो छुपाने वाली बात रह नहीं गई है, क्योंकि रोज़ मीडिया के अंदर ये चीज़ें चल रही हैं, लगातार चल रही हैं। तो दोस्तों, आपने सुना प्रधान जी ने क्या क्या मुद्दों पे बात की भाई अपना। मैंने 7 साल एक मोदी जी की टीम में काम किया, लेकिन मैंने कुछ मुद्दों से भटकते हुए देखा उनको। मेरा अमित शाह जी से भी मेरा मतलब है, हमारी एक डेलीगेट्स गए थे हम 27 लोग, जब पहली बार अमित शाह जी अध्यक्ष बने थे पार्टी के, तो हमारी बहुत सारी मुद्दों पर डिस्कस हुई थी। उसके बाद फिर मुझे ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का प्रदेश सचिव बना दिया गया था। उसके बाद मेरे को अध्यक्ष साहब कहीं बाहर चले गए थे, तो अध्यक्ष की भी ड्यूटी मुझे करनी पड़ी और मैंने बहुत सारे मुद्दों पे काम किया। तो मैं ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी, और वह 22 जून 1939 को कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद अपनी पार्टी जो नेताजी ने बनाई थी, जिससे देश को आज़ाद कराया था, जिसने अपनी सेना, अपना बैंक और अपना सब कुछ, पोस्ट ऑफिस और इंटेलिजेंस सब अपनी बना दी थी और देश के पहले प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे, और जिसके डर से अंग्रेज़ों ने भारत को छोड़ने पर मजबूर हो गए थे और जल्द से जल्द भारत छोड़ के चले गए थे। मैं उस पार्टी का एक सिपाही हूँ और मैं उस पार्टी को हमेशा एक सिपाही बन के ही उस पर काम करता रहूँगा और लोगों की समस्या सुनता रहूँगा और लोगों की समस्या को उजागर करता रहूँगा, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। मेरे को किसी पार्टी से कोई द्वेष नहीं है और ना ही मैंने किसी पार्टी के कर्ज के नीचे दबता हूँ। मेरा जो मुद्दा होता है, मैं ज़रूर, रूलर पार्टी हो, विपक्ष की पार्टी हो, मैं सबसे, जो भी मेन उनके नेता हैं, उनसे लगातार बात करता हूँ, संपर्क में रहता हूँ और अपने मुद्दे उनके सामने रखता रहता हूँ। बहुत बढ़िया प्रधान जी। तो आपने देखा, प्रधान जी ने हर मुद्दे के बारे में बात की है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और भाई हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल पे भाई आपको अच्छे अच्छे मुद्दों पर बात करने को मिलेगी, देखते रहो। और कुछ भी आपको और कुछ आपने एडवाइस देने हो या कुछ आपके मन में हो, और तो कमेंट में ज़रूर लिखें। जय हिंद,